समाज में गुम होती बुढ़ापे की लाठी। संतान को प्रत्येक मनुष्य अपने बुढ़ापे की लाठी समझता है। माता पिता द्वारा संतान का उचित पालन पोषण निश्चित रूप से निष्काम कर्म नहीं, वरन फल की उम्मीद में किया गया सत्कर्म है। गीता में निष्काम कर्म को तो करोड़ों में एक व्यक्ति भी शायद मुश्किल से ही कर पाता होगा। मनुष्य के द्वारा अपनी संतान के उचित पालन पोषण व उचित शिक्षा दीक्षा दिलाने के पीछे उनका यही लक्ष्य है कि वह संतान जिसको आज अंगुली पकड़कर चलना सिखा रहा है, कल वृद्धावस्था में उसका हाथ थामेगी, सहारा बनेगी, और होना भी ऐसा ही चाहिए। उस संसार में मनुष्य फल की कामना किए बिना कर्म नहीं कर सकता। वहीं माता पिता अपने बुढ़ापे की लाठी समझकर संतान का पालन पोषण करें तो इसमें अनुचित क्या है। आज अफसोस की बात तो यह है कि मनुष्य की बुढ़ापे की लाठी भौतिकता की चकाचौंध भरी मृग मारीचिका में कहीं खो गई है। ऐसा क्यों हुआ? कैसे हुआ? क्या कमी रह गई थी उनकी परवरिश में? भूल कहाँ हुई? क्या माता पिता से ही यह भूल हुई है? क्या वे ही अपनी संतान को अपने सहारे के लायक नहीं बना पाए? अथवा संतान इतनी स्वार्थी हो गई कि पुरानी बेकार की वस्तु समझकर माता पिता को हटा दिया, अपने आधुनिकता के रंग में डूबी रंगीन जिंदगी से। आज इस प्रतियोगिता भरी जिंदगी के दौर में अपनी संतान को सारी सुख सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए माता पिता को कितने ही कष्टपूर्ण कार्य करने पड़ते हैं। कठोर से कठोर परिश्रम करना पड़ता है, तब जाकर संतान को वे इस समाज में अपना उचित स्थान दिला पाते हैं। माता पिता की मेहनत रंग लाती है, संतान मन चाहा स्थान प्राप्त करती है, लेकिन जादूगर की जादूगरी माया नगरी की तरह सब कुछ क्षण भर में बदल जाता है। युवा उत्तम बनकर भी अधम कार्य करने में तनिक भी नहीं हिचकिचाते। अपनी जिंदगी को आधुनिकता का लिबास पहनाते पहनाते वह अपने जन्मदाता को, पालनकर्ताओं को भूल जाता है। वह भूल जाता है कि आज जो उसका अस्तित्व है माता पिता की ही देन है, जिन्हें वह भुला रहा है, जिनकी अवहेलना कर रहा है। आज समाज में उसका जो स्थान है, उसे वहां तक पहुंचने के लिए उन्होंने अपना सुख चैन कुर्बान किया है। आज का युवा सोचता है कि जो कुछ वह कर रहा है वह सब सही है, उसका निर्णय सर्वमान्य और अंतिम है, उससे अच्छा तो कोई और सोच ही नहीं सकता। वृद्ध माता पिता को तो सैया पर पड़े पड़े मौत का इंतजार करना चाहिए। बेकार में उसके मामलों में टांग अड़ाकर उसकी युवावस्था का सुकूनो चैन छीन रहे हैं, उसकी स्वतंत्रता में बाधक बन रहे हैं। ऐसा सोचते वक्त युवा भूल जाता है कि इन्हीं माता पिता ने अपनी युवावस्था में कितनी ही इच्छाओं का गला घोटा होगा, कितनी आशाओं का दमन किया होगा, कितनी कुर्बानियां दी होंगी, तब जाकर छोटा सा नवजात शिशु आज इस अवस्था में पहुंचा है। कोई भी माता पिता अपने बच्चों का बुरा नहीं चाहते। वे चाहते हैं कि उनके जीवन भर के अनुभवों से आज के युवा अपना मार्ग प्रशस्त करें। उनके कड़वे मीठे अनुभवों से संतान शिक्षा ले, जिससे कि पीढ़ी दर पीढ़ी जीवन व्यवस्था में सुधार हो। उनके अनुभवों की शिक्षा उनकी संतान को वह भूल करने से रोके जो उन्होंने अपने जीवन में की थी। गलतियों की पुनरावृत्ति ना हो। लेकिन आज का युवा उनके अनुभवों से लाभान्वित होना तो दूर, उन्हें सुनना भी नहीं चाहता। आज चंद ही संयुक्त परिवार देखने को मिलते हैं। जहां संयुक्त परिवार हैं भी तो घर सुख शांति से नहीं, वरन लड़ाई झगड़े कलेश से भरा रहता है। कुछ अपवादों को छोड़कर तनिक भी शांति नहीं रहती। माता पिता और घर के बड़े बुजुर्गों के साथ युवा कुछ इस तरह पेश आते हैं कि जैसे वे अनचाहे मेहमान हों जो जबरन डेरा डाले बैठे हैं। माता पिता अपने बुढ़ापे की लाठी को इस तरह क्षण क्षण टूटते देख हर सांस के साथ जीवन को व्यर्थ समझते हैं। यदि युवा अपनी मानसिकता में थोड़ा सा परिवर्तन लाएं, अपनी सोच में तनिक भी सुधार लाएं, तो अपने माता पिता के कष्टों को समझ पाएंगे। उन्हें इस कड़े सत्य को समझने में जरा भी भूल नहीं होगी कि वे भी एक दिन इस अवस्था से गुजरेंगे। आज जो कांटों से भरी राहें उनके माता पिता तय कर रहे हैं, उन्हें भी इन्हीं राहों पर चलना है। आज जो व्यवहार वो अपने माता पिता से कर रहे हैं, वही कल उनको अपनी संतान से मिलेगा। जैसा बोएंगे वैसा काटेंगे। वृद्धों की संख्या कुल आबादी की 8 या 10% है। आबादी के इतने बड़े हिस्से का जीवन के शेष दिन गिन गिन कर काटने की भयावह मानसिक स्थिति में हो जाना किसी भी देश के लिए अच्छा नहीं है। विशेषकर भारत जैसे विकासशील देश के लिए
आर्थिक, सामाजिक तथा भावात्मक दृष्टि से अच्छा नहीं माना जा सकता। फिर भी उन लोगों की समस्याओं पर जो आज बूढ़ों की परिभाषा में आते हैं या जो कल बूढ़े हो सकते हैं, सरकार, समाज और युवा वर्ग का ध्यान बहुत कम है। आज बूढ़ों की सबसे बड़ी समस्या यह है कि वे अकेलेपन के शिकार हो रहे हैं। बेटे बेटियों की अपनी अपनी जगहों पर लग जाने के कारण उन्हें जहां एक ओर संतोष होता है, वहीं वे यह भी महसूस करते हैं कि उन्हें भुला दिया गया है। जिनके लिए वे जीवन भर काम करते रहे, वे ही जब अपनी राह पकड़ लेते हैं, तब उन्हें हार्दिक दुख होता है। भारतीय समाज में जहां पारिवारिक संबंधों की जड़ें अभी भी बहुत गहरी मानी जाती हैं, आदमी की बूढ़ा होते ही उसे अलग थलग कर दिया जाता है। अक्सर उन्हें एक कमरा देकर, खाना कपड़ा देकर समझ लिया जाता है कि कर्तव्य पूरा हो गया। घर का ड्राइंग रूम सिर्फ जवानों के लिए बैठने की जगह में परिवर्तित हो जाता है। मिलने जुलने वालों की संख्या कम हो गई है। जो मिलने आते हैं उनका वह आदर सत्कार भी नहीं हो पाता जो होना चाहिए। शादी ब्याह या दूसरे मौक़ों पर उन्हें बुलावा आना भी धीरे धीरे कम होता हुआ बिल्कुल खत्म हो जाता है। समझा जाने लगता है कि बूढ़ों की जगह केवल मंदिर है। एक धारणा यह भी पैदा हो जाती है कि बूढ़ों की असली समस्या आर्थिक है। उन्हें यदा कदा कुछ अर्थ आदि देकर संतुष्ट रखने की कोशिश की जाती है। इस उम्र में उन्हें थोड़ा प्यार सम्मान देकर उनकी थोड़ी और जी लेने की चाह को बढ़ाया और मनुष्य जाति में उनकी निष्ठा को टूटने से रोका जा सकता है। बूढ़ों की भावनात्मक समस्याओं के साथ जुड़ जाती है उनके निरंतर गिरते स्वास्थ्य को लेकर पैदा हुई अनेक दूसरी समस्याएं और जटिलताएं। 60 के बाद शरीर ढीला पड़ने लगता है। देखने, सुनने, चलने फिरने, खाने, पचाने और काम करने वाली सभी आवश्यक इंद्रियां शिथिल होने लगती हैं। उससे उन्हें अनेक बीमारियां घेर लेती हैं कि रंगी जीवन से और उसके घर वाले रोगी से छुटकारा चाहने लगते हैं। इस गंभीर समस्या पर अभी तक न सरकार का ध्यान गया है, न ही देश की परोपकारी संस्थाओं का, जिनकी संख्या हमारे यहाँ सैकड़ों हजारों में है। इंग्लैंड, चीन और जापान में लोगों का ध्यान इस ओर गया है और उनकी देखरेख और सेवाओं के लिए अनेक संस्थाएं ही नहीं खुली हैं। युवाओं और परिवारों के सदस्यों को भी उनके प्रति अपना व्यवहार बदलने के लिए प्रेरित भी किया गया है। देश में भी उनकी ओर सबका ध्यान जाना चाहिए। इस सदी में सीमित संसाधनों वाले सभी वृद्धों को देश भर में मुफ्त चिकित्सा सेवा और जरूरत की दूसरी चीज़ों को उपलब्ध कराने का प्रबंध होना चाहिए। इंग्लैंड में यह बहुत पहले से हो रहा है। वहाँ बूढ़ों के कल्याण पर जितना खर्च किया जाता है उतना शायद किसी और देश में नहीं। वहाँ उन्हें सम्मान के साथ सीनियर सिटीजन या वरिष्ठ नागरिक ही नहीं कहा जाता, भरपूर सामाजिक सुरक्षा भी दी जाती है। अत्यंत व्यक्तिवादी जीवन बिताने के कट्टर समर्थक होते हुए भी वहाँ के युवा यह अच्छी तरह समझते हैं कि आज जो है वह इन बूढ़ों के त्याग तपस्या के कारण ही है। हमारे यहाँ भी सरकारी योजनाओं में बूढ़ों के कल्याण की दिशा में काफ़ी कुछ करने का संकल्प था। कई राज्यों में उनका स्वास्थ्य और कल्याण पर उस दौरान काफ़ी व्यय भी हुआ। फिर उनके लिए एक स्वस्थ सामुदायिक जीवन का निर्माण करने में हम असफल रहे। हम वह स्वस्थ सामाजिक माहौल भी नहीं बना पाए जिससे बूढ़े अधिकार के साथ जी सके। बड़े बड़े शहरों में भी शायद ऐसी संस्था ना हो जहां वे सुबह शाम जाकर कुछ समय बिता सके या कुछ दिन रह सके। इस तरह की कुछ संस्थाएं महानगरों में काम कर रही हैं। उसका हाल भी वही है जो नगर पालिका के स्कूलों का होता है। आवश्यकता अब इस बात की है कि एक मजबूत आर्थिक आधारशिला देकर देश में एक ऐसा फैमिली कल्चर शुरू किया जाए जिससे बूढ़े परिवार एवं समाज में अनचाहे मेहमानों की तरह जिंदगी न बिताकर संपूर्ण आर्थिक आत्मनिर्भरता तथा आत्मसम्मान के साथ जिए। उनके 58 या 60 साल के होते ही उन्हें अक्षम समझकर काम से अवकाश दे देने की परंपरा भी तोड़ना होगा और वह सामाजिक मनोविज्ञान पैदा करना होगा जिससे वे कम से कम 65-70 की उम्र तक महसूस कर सकें कि अभी तो वह जवान है। जापान में इस तरह का माहौल बनाने की कोशिश बहुत पहले से चल रही है। वहाँ साल में एक दिन राष्ट्रीय स्तर पर वृद्ध दिवस मनाया जाता है और देश भर में छुट्टी होती है।
वहाँ की सरकार महसूस करती है भारी औद्योगिकरण की प्रक्रिया में पुराने पारिवारिक मूल्यों पर जबरदस्त आंच आई है और बूढ़ों की दशा गिरी है। जापानियों का विचार है कि साल में एक दिन उन्हें याद कर उनकी समस्याओं को प्रकाश में लाया जाए और उन्हें हल करने की कोशिश करके हम उन्हें निराशा, ऊब और अकेलेपन के रोग से बचा सकें। पिछले 30 से 35 वर्षों में परिवारों की आर्थिक स्थिति तो सुधरी है, पर साथ ही अपनी अपनी आमदनी और अपना अपना खर्च की फिलॉसफी भी पैदा होकर एक अलगाववाद प्रवृत्ति को जन्म दे रही है। ऐसे में परिवार का बूढ़ा मुखिया, जिसके इशारे पर अभी कुछ बरस पहले तक सब कुछ होता था, अब अपने को हताश, निराश और बेसहारा पाता है। शहरों में ही नहीं, यही हाल गांव में भी है। उनसे अहम मसले पर सलाह मशवरा लेना तो दूर, कुछ लोग उनसे बात करना भी पसंद नहीं करते। परिवार के ही लोग उनसे आंखें चुराते हैं और सामने आने से कतराते हैं। बूढ़े भी इस डर से कि कहीं कोई बात किसी को बुरी न लग जाए, अक्सर चुप रहकर अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं। तो उन्हें इस स्थिति से उबारने के लिए क्या प्रादेशिक और केंद्रीय सरकारों, देश की समाज सेवी संस्थाओं और युवाओं को कुछ सोचना करना नहीं चाहिए?